हेलो स्टूडेंट्स। सो इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फोर्सेस, है ना। तो मैंने आपको क्या बोला कि फिजिक्स क्या होती है, व्हाट इज़ फिजिक्स। इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट इंटरैक्शन ऑफ मैटर, वी स्टडी अबाउट इंटरैक्शन ऑफ मैटर। और इंटरैक्शन ऑफ मैटर का क्या मतलब होता है, फोर्स। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम लोग फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको फोर्स की इंपॉर्टेंस देखनी है ना कि फोर्सेस की मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, to make all forces disappear from this universe, okay, and then you will know its importance. जो कुछ भी आपको यहाँ पे दिख रहा है एंड जो कुछ भी बाइंड है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ फोर्स, है ना कहीं पे कोई ना कोई फोर्स है, दैट्स वाई थिंग्स आर बाउंडेड। वरना सब कुछ क्या होगा, एवरीथिंग वुड बिकम गैस। फोर्सेज वर नॉट प्रेजेंट तो एवरीथिंग वुड हैव बिकम गैस, मतलब कुछ होता ही नहीं, सब कुछ गैस होता है ना। गैस के मॉलिक्यूल्स में आपस में कोई फोर्स नहीं होता है, मतलब गैस के पार्टिकल्स में कोई फोर्स नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि सब कुछ डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और आपको पता है स्मॉलेस्ट एंटिटी इज़ एटम, है ना। एटम सबसे छोटी एंटिटी होती है और जो बाउंडेड होती है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम फोर्सेस को हटा दें नेचर से तो क्या होगा ना, सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बन जाएंगे और सब कुछ फ्री हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो फोर्सेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ कि जो कुछ भी आपको बाउंडेड सिस्टम दिख रहा है कहीं भी, द पेन इज़ बाउंडेड, देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, आवर बॉडी इज़ बाउंडेड, है ना, बॉडी में मैं बाउंडेड है तो देयर सम काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, कुछ भी आप देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं पे आपको कोई ना कोई फोर्स मिलेगा। बहुत तरह के फोर्सेस होते हैं, जैसे फोर्सेस आप कहाँ कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, है ना। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स। जब आप किसी को पुश करते हैं यू अप्लाई फोर्स, जब आप किसी को पुल करते हैं यू अप्लाई फोर्स। मैंने इसको पुश कर दिया तो मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। व्हेन यू पुल समथिंग विद स्ट्रिंग तो फोर्स होता है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि इफ़ यू रब ए कॉम, आप कॉम को रब करिए, ये आपने शायद एक्टिविटी की होगी कि आप कॉम को रब करते हैं, दिस इज कॉम, इसको आप रब करेंगे तो यू कैन लिफ्ट पेपर पीसेस, है ना। जो पेपर के पीसेस होते हैं इनको आप कॉम से लिफ्ट कर सकते हो, है ना। ये दो मैग्नेट्स में रिपल्शन होता है, रिपल्शन इन मैग्नेट्स, है ना, जो रिपल्शन होता है मैग्नेट्स में। तो ये सब आपने नेचर में बहुत जगह पे फोर्सेस देखे हैं। ठीक है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, है ना, अर्थ एंड सन। ठीक है, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग। तो ये सब क्या होता है, ये नेचर में फोर्सेस होते हैं। बहुत तरह के फोर्सेस हैं, बट ब्रॉडली दे कैन बी पुट इन 4 कैटेगरीज। जितने भी फोर्सेज हैं उनको हम 4 कैटेगरी में पुट कर सकते हैं और उन्हीं के बारे में स्टडी करना है। सो बेसिकली वी हैव 4 फंडामेंटल फोर्सेस। ओके, सो इन नेचर वी हैव 4 फंडामेंटल फोर्सेस एंड ऑल अदर फोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज फोर्सेस। ठीक है, जितनी बाकी भी आप फोर्सेस देखेंगे वो किसी ना किसी फॉर्म में यही फोर्सेस होंगी, उनको हम डिराइव्ड फोर्सेस बोल सकते हैं कि वो इन सब फोर्सेस से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, वी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड वी हैव strong nuclear forces, strong nuclear force, and we have weak nuclear force। ठीक है, तो नेचर में ये इतनी फोर्सेस होती हैं और बाकी सारी फोर्सेस इन्हीं से मिलके बनी होती हैं। तो पहले हम आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पे। ठीक है, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं ना कि जितने भी नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस हैं, हाउ दे एक्ट, वाई दे एक्ट, है ना, हैज़ नॉट येट बीन प्रूव्ड। मतलब ये चीज़ अभी प्रूफ नहीं हो पाई है। ठीक है, कि कैसे काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, बट ये प्रूफ हो चुका है कि अकॉर्डिंग टू वॉट लॉ दे एक्ट, मतलब उसके पीछे लॉ क्या होता है, मैथमेटिक्स क्या होती है, तो ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। लेकिन इसका कॉज आप पूछें तो कॉज अभी तक क्या है, इसका अननोन है, किसी भी फोर्स का डेफिनेट कॉज नहीं पता है
और कुछ कुछ थ्योरीज आती हैं जिनकी हेल्प से हम इनको एक्सप्लेन करते रहते हैं, एंड वन ऑफ देम इज़ एक्सचेंज थ्योरी। तो जो एक्सचेंज थ्योरी होती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नो देयर इज सम एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स, है ना। कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका एक्सचेंज, सोचिए ना आप यार, ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ा अमेजिंग सा फोर्स है ना। अर्थ कितनी दूर है सन से, बट अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड सन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, है ना। आप किसी भी चीज़ को हवा में फेंक दीजिए, इट कम्स बैक टू ग्राउंड, ग्राउंड पुल्स इट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, है ना। तो फोर्सेस बड़े अमेजिंग से होते हैं, एंड दिस इज़ ग्रेटेस्ट मिस्ट्री, है ना, कि हाउ ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट्स। तो पार्टिकल एक्सचेंज थ्योरी में क्या होता है, ऐसा एज्यूम करते हैं कि कुछ इनके बीच में पार्टिकल्स का एक्सचेंज हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट्स के बीच में। जैसे आप किसी को हवा में फेंकते हैं और अर्थ है, तो अर्थ और उसके बीच में कुछ ना कुछ पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है, वो हमको दिखते नहीं है और उनको हम अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाए, जिस जस्ट ए अजम्पशन या हम थ्योरी बोल सकते हैं, एंड दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड ग्रेविटॉन्स, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, हर जितने भी फोर्सेज हैं उन सबको हम एक्सचेंज थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं कि देयर सम काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और कुछ में डिटेक्ट हो चुके हैं, कुछ में डिटेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो ये इसका रीज़न होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बहुत डिटेल में तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें ग्रेविटेशन फोर्स में क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, किसके बीच में एक्ट करता है, एक्ट्स बिटवीन मासेस, ठीक है। यूनिवर्स में जितने भी मास होते हैं वो सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे अभी मैं बैठा हूँ तो मैं इस पेन को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं इस पेन को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें हैं मैं सबको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, बट दिस फोर्स इज़ अ वेरी वीक फोर्स। तो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, दिस इज़ ए वीक फोर्स, ठीक है। इट बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन प्लैनेट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो नॉर्मली अगर मैं इस रूम में बैठा हूँ तो मैं हर चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, बट कुछ भी मेरी तरफ खिंच के नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स बड़ा वीक फोर्स होता है। और ये फोर्स कब सिग्निफिकेंट होता है, व्हेन प्लैनेट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। अब किसी को आप हवा में फेंकिए तो फिर क्या होता है ना, उसको अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है, ठीक है। तो बेसिकली दिस फोर्स, आपको थोड़ा आइडिया है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। आई थिंक यू हैव स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट इन क्लास 9th और 10th, ठीक है। तो जब मासेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ओनली देन दिस फोर्स बिकम सिग्निफिकेंट। तो इससे वीक फोर्स, एंड ये मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड प्लैनेटरी मोशंस जो होते हैं, है ना, जो प्लैनेट्स की मोशन होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशन फोर्स। अगर ये फोर्स नहीं होता, है ना, तो प्लैनेट्स एक दूसरे के अराउंड घूमते नहीं। और समझिए कि मतलब अर्थ पे एटमॉस्फेयर भी नहीं होता। अर्थ ने एटमॉस्फेयर को दबा रखा है ना, जो गैसेज हैं उनको अर्थ ने खींच रखा है, इसी वजह से हम लोग सर्वाइव करते हैं। आपको पता, बहुत से प्लैनेट्स पे एटमॉस्फेयर नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स बहुत वीक होता है। तो ये प्लैनेट्स की मोशन में इन्वॉल्व होता है। सैटेलाइट की मोशन, जो सैटेलाइट की मोशन होती है वो भी ग्रेविटेशन की वजह से होती है, ठीक है। एंड से वीक फोर्स ये हो गया। और एक प्रॉपर्टी और हो गई इसकी, कि मैंने आपको बोला कि देयर सम काइंड ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द पार्टिकल्स, है ना। उस एक्सचेंज पार्टिकल की वजह से ही फोर्स आता है, एंड दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड ग्रेविटॉन्स, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दिस थ्योरी, ये हम हायर लेवल पे पढ़ेंगे। दिस जस्ट एजम्पशन, है ना, ये एजम्पशन है कि इनके बीच में अगर यू हैव टू मासेस M1 एंड M2, आप सोचिए ना यार कि विदाउट एनी कॉन्टैक्ट कैसे चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। थोड़ा स्ट्रेंथ सा नहीं लग रहा है कि नॉर्मली जब हम किसी को फोर्स अप्लाई करते हैं तो वी हैव टू पुश, हम जाते हैं उसको टच करते हैं, वी पुश, ठीक है। लेकिन आप देखिए कितनी दूर अर्थ है, कितनी दूर मून है, और मून इतना हैवी ऑब्जेक्ट है और उसको अर्थ घुमा रही है अपनी चारों तरफ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सिमिलरली अर्थ भी घूम रही सन के अराउंड, है ना। तो ये फोर्स जो है नॉट ए कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्सेस को हम कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट में बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, मतलब नॉट नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती इसमें। एंड दिस इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, है ना, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अर्थ एंड सन सिस्टम, और आपको पता है सन बहुत दूर है और वो अर्थ को घुमा रहा है अपने चारों तरफ, है ना। तो दिस इज लॉन्ग रेंज फोर्स, बहुत दूर तक ये एक्ट करता है, ठीक है।
ठीक है। एंड मैं आपको बोला था इट इज एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स, तो यहाँ से कुछ ग्रेविटॉन्स यहाँ पे जाते हैं और कुछ ग्रेविटॉन्स यहाँ से यहाँ पे आते हैं एंड दे एक्सर्ट फोर्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशन फोर्स। नाउ वी आर मूविंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, सो देखिए नेचर में आपको बोला 4 फोर्सेज होती हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये जो फोर्सेज होती हैं लास्ट की दोनों, है ना, दे एक्ट इनसाइड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बीच में होती हैं। तो ऑब्वियसली कि मतलब दे आर नॉट विजिबल, है ना, ये फोर्स में विजिबल नहीं होती हैं। कौन सी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ग्रेविटेशन फोर्स वी कैन ऑब्जर्व दैट एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड बाई अर्थ, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। एंड अगर आप ग्रेविटी को हटा दें, एक्सक्लूड ग्रेविटी, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये भी नेचर में बहुत होता है, पता है। एवरीथिंग एल्स, everything else is electromagnetic force। जहाँ पे ग्रेविटी इन्वॉल्व नहीं है ना, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो बाकी जो भी फोर्स है वो कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक। मैं फोर्सेस बात कर रहा हूँ, एवरीथिंग एल्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये किसके बीच में एक्ट करता है? इट एक्ट्स बिटवीन चार्जेस, it acts between charged particles, है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि कॉम का एग्जांपल होता है ना कि if you rub things they attract each other, है ना, they attract each other। कि आपने शायद एक्सपेरिमेंट आप एक काम करते हैं, ग्लास की रॉड ले जाओ, है ना, टेक ए ग्लास रॉड एंड टेक ए सिल्क क्लॉथ, इनको आप रब करिए, है ना, और रब करके इनको दूर दूर रखिए, देखिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, है ना। सिल्क, ग्लास की रॉड को सिल्क से रब करिए, इनको दूर रखिए एंड आप उनको छोड़ दीजिए आप, एंड देन यू सी दैट सिल्क क्लॉथ इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ग्लास रॉड। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। एंड सिमिलरली आपने देखा होगा मैग्नेट्स को आप पास लाइए, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, एंड दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ये नॉर्थ साउथ एक पास आ गए, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। वही मैंने आपको बोला कि कॉम को रब करिए आप, देन यू कैन लिफ्ट पेपर पीसेस। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? ग्लास रॉड विद सिल्क एंड फोर्स बिटवीन मैग्नेट्स, ठीक है। तो ये फोर्स हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है जो हम बड़े लेवल पर देखते हैं। और इनका कॉज क्या है कि ये फोर्स किसके बीच में एक्ट करती है? बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। एंड यू नो कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स में क्या होते हैं? एटम्स आर मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो वहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो एक एटम दूसरे एटम के बीच में फोर्स अप्लाई करेगा, है ना, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये फोर्स हमारी कैसी होती है? दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो मैंने बोला ना कि आप ग्रेविटी को रिमूव करिए, इफ़ यू रिमूव ग्रेविटी तो एवरी अदर फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी हैव नॉर्मल रिएक्शन, आप नोट्स बनाते रहिएगा, मैंने आपको बोल रखा है कि कॉपी पेन साथ लेके बैठिए, नोट्स बनाते रहिए, ओनली देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है पता है? मैं इसको पुश कर रहा हूँ, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। आप किसी को पुश कर दीजिए तो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन इज पुश फोर्स। जब आप किसी को पुश करते हैं, जैसे मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? जो यहाँ पे मेरे ये मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, ये इस पेज के मॉलिक्यूल्स या एटम्स को क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज फोर्स बिटवीन, जब आप किसी को पुश करते हो तो दैट फोर्स एक्ट्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ओके। सो दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। आपने कभी शायद पता नहीं इस बारे में सोचा कि नहीं सोचा, बट ये जो फोर्स आ रहा है दिस इज एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ओके। सो दिस इज पुश फोर्स। सिमिलरली व्हेन यू पुल समथिंग विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग, सपोज दैट कि आप यहाँ पे खड़े हैं एंड टग ऑफ वॉर का गेम खेल रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, एंड देयर इज ए स्ट्रिंग। सो व्हेन यू पुल दिस स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को पुल करने में भी क्या होता है? जो स्ट्रिंग को पुल करते हो ना, तो फोर्स एक्ट्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन अ स्ट्रिंग, फोर्स appears बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ओके। तो यहाँ भी जो फोर्स आ रहा है
मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये भी कैसा है, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो जो हमारी नॉर्मल फोर्सेज होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, यार कभी इसको रियलाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रही है, आप रस्सी को खींचते हो ना तो उसके मॉलिक्यूल्स में फोर्स डेवलप होती है, दैट फोर्स अपोजेस एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग को खींचने में आपको ताकत लगानी पड़ती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो नॉर्मल एक्शन एंड दिस स्ट्रिंग फोर्स इज कॉल्ड टेंशन, दिस स्ट्रिंग फोर्स is called tension force and you will learn about it in your third chapter, that is Newton's laws of motion, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल एक्शन एंड स्ट्रिंग फोर्स। अब भाई वॉक करते हो, यू वॉक, है ना, तो आप वॉक करते हैं तो आप ग्राउंड को पुश करते हैं ना, शायद आपने थोड़ा पढ़ा हो कि आप जब वॉक करते हो आप ग्राउंड को पुश करते हो, तो दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपके और पैर के बीच में और ग्राउंड के बीच में भी कैसा फोर्स है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। एंड देन यू आर वेल अवेयर अबाउट फ्रिक्शन फोर्स, कब एक्ट करती है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स हैव रिलेटिव वेलोसिटी, और लेट मी लीव रिलेटिव वेलोसिटी। अभी आप रिलेटिव वेलोसिटी से फैमिलियर नहीं है, मैं सिंपली बोलूँगा कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रब करते हैं, ऐसे स्लाइड करते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स में भी क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं, तो वो फोर्स भी मॉलिक्यूल्स के बीच में डेवलप होता है, तो दैट फोर्स इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ओके। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पर डेवलप होता है, इट डेवलप्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो कैसा फोर्स हो गया, दिस ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो भी मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स आ रहा है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग एंड फ्रिक्शन फोर्स, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ये तो थोड़ा बड़े सेंस पे हो गया। नाउ कम टू माइक्रो लेवल। अभी आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी कितनी ज़्यादा है इसकी माइक्रो लेवल पे, है ना। देखिए एटम को देखते हैं, एटम्स में क्या क्या होता है, वी हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस, एंड यू नो देयर आर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, ये घूमते रहते हैं ऐसे, है ना। तो पता नहीं आपको ये बात पता है कि नहीं पता है कि व्हेन समथिंग मूव्स, है ना, इन सर्कुलर पाथ, मतलब कोई एक सर्कल पे घूम रहा है, तो देयर मस्ट बी फोर्स टुवर्ड सेंटर। अगर आपको नहीं पता है, यू कैन सिंपली नोट डाउन दिस एंड वी विल डिस्कस अबाउट इन वेरी डिटेल इन लॉज ऑफ मोशन, कि इन सर्कुलर मोशन देयर मस्ट बी ए फोर्स टुवर्ड सेंटर, ठीक है। अगर ये फोर्स सेंटर की तरफ नहीं होगी तो कोई बॉडी मूव नहीं कर सकती, ठीक है। आप सोचिएगा कि जब भी कोई सर्कल में घूम रहा होता है ना, तो वहाँ पे एक फोर्स लग रहा होता है सेंटर की तरफ, उसके बिना मोशन पॉसिबल ही नहीं है। तो अब देखिए एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स, है ना, एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स। और आप सोचिए कि एटम में क्या होता है, एटम इज मेड ऑफ क्या, एटम किस चीज़ का बना है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एंड अगर नेचर में ये नहीं होता, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होता, तो पता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूमते ही नहीं, बिकॉज प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। और पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इस प्रोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ पुल कर रखा है, अंदर ऐसे खींच रखा है, एंड दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो नॉट जस्ट इमेजिन, इफ यू रिमूव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फ्रॉम नेचर व्हाट हैपेंस, मतलब कुछ बचना ही नहीं यार, एटम ही नहीं बचेगा तो फिर क्या बचेगा। आप समझ रहे हो ना कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो एटम का स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं है, तो सब कुछ दुनिया में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये गॉड का टूल होता है, जितने भी फोर्सेज हैं आप इनको डेप्थ में सोचिए, ये गॉड ने बहुत सोच समझ के बनाए, है ना। और ये गॉड का टूल है, ये मैटर्स को आपस में इंटरेक्ट कराने का, उनको बाइंड करने का और चीज़ों को बनाने का। अगर फोर्सेज नेचर से चली जाएँ तो मैंने बोला ना कि एवरीथिंग वुड बिकम गैस, सब कुछ गैस हो जाएगा। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये आपने बड़े लेवल पे देख लिया कहाँ पे होता है, एंड दिस एटॉमिक लेवल, दिस इज इंपॉर्टेंस। मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होता तो फिर क्या होता, सोचिए आप, ठीक है। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड दिस ए स्ट्रॉन्ग फोर्स। मैंने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी वीक फोर्स, है ना, वो वीक फोर्स होता है। वो कब सिग्निफिकेंट होता है, ओनली व्हेन प्लैनेट्स आर इन्वॉल्व, है ना, जब प्लैनेट्स के बीच में लगता है या बिटवीन प्लैनेट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, देन दिस फोर्स बिकम सिग्निफिकेंट। नॉर्मली स्पिन के बीच में, इसके बीच में है, बट इज नॉट सिग्निफिकेंट, है ना। तो दिस इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। इसके बारे में हम क्या लिखेंगे कि दिस इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, है ना। ये फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है। मैग्नेट्स को देखिए ना आप, ब्रिंग टू मैग्नेट्स, दो मैग्नेट्स को पास पास लाइए, एंड देन आपको फील होगा कि फोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, ठीक है। तो दिस फोर्स इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, और इसमें दो फोर्सेज होती हैं बेसिकली, है ना।
कौन कौन सी फोर्स होती हैं? एक इलेक्ट्रिक फोर्स होती है और एक मैग्नेटिक फोर्स, उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, वी विल डिस्कस इन क्लास 12 इन डिटेल, ठीक है। दिस टॉपिक विल बी कवर्ड इन क्लास 12 इन डिटेल, ठीक है। तो आप अभी मत सोचिए इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, कैसे आती हैं फोर्सेस। ग्रेविटेशन का मैंने फॉर्मूला आपको इसलिए बताया क्योंकि आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इस लेवल पे हमारे लिए इतना जाना बहुत है। हाँ, मैं बोल रहा था देयर ऑल फोर्सेस कैन बी एक्सप्लेन, मतलब एजम्पशन होती है कि देयर इज एक्सचेंज थ्योरी, है ना। तो आप पूछेंगे इसमें किन पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है, तो दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटॉन्स। फोटॉन्स का एक्सचेंज होता है इनके बीच में बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स एंड देन दिस फोर्स एक्ट्स, ठीक है। तो अभी अगर आपको अभी आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको क्या पता होगा, बहुत बड़ी थ्योरी है ना। एट दिस लेवल यू शुड नो दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स, दिस फोटोन एक्सचेंज, ओके। और कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे मॉलिक्यूल्स एटम्स होते हैं वहाँ पे ये फोर्स होता है। क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या लॉ होता है, अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, विल लर्न इन क्लास 12, ओके। सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यू ओनली शुड नो वेर इट एक्ट्स एंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज फॉर आवर यूनिवर्स, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट electromagnetic force. And next we have strong nuclear force, ठीक है। So this is quite clear from its name that this force is a very very strong force, है ना। And this is stronger than इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से क्या होता है, ये स्ट्रांग होता है, स्ट्रॉन्गर दैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। एंड दिस फोर्स इज एक्चुअली नॉट विजिबल, है ना, मतलब वी कैन नॉट फील दिस, वी कैन नॉट फील, इसको हम फील नहीं कर सकते, बट दिस फोर्स इज, मतलब जितनी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला ना कि एटम को बाइंड करने के लिए ही मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। एंड सिमिलरली ये फोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये फोर्स भी नेचर से चली जाए तो सब कुछ खत्म, ठीक है। नाउ कम टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज मेड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड देयर आर सो मेनी प्रोटॉन्स, है ना। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें 8 प्रोटॉन्स होते हैं। एंड न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। न्यूक्लियस हैज़ ए स्मॉल साइज, ठीक है, एंड देयर आर मेनी प्रोटॉन्स। सो नाउ थिंक कि यू नो कि देयर इज रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्जेस, है ना। वो जो रिपल्शन होता है पॉजिटिव चार्जेस के बीच में, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। शायद मैंने कहीं बोला होगा, अगर नहीं बोला है तो आप देख लिए कि जो पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन रिपल्शन होता है दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या उसको बोल सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। अब सोचिए कि न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स रखे हैं इन ए वेरी स्मॉल स्पेस, और उनमें आपस में क्या होगा, दे विल रिपेल ईच अदर। और अगर वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बहुत कम स्पेस में होता है ना, तो फोर्स बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली। मैंने आपको बताना यहाँ पे, चलिए कोई बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बात, बट चलो मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना, दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जो इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है फोर्स का, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब प्रोटॉन्स को आपने एक न्यूक्लियस के अंदर रख दिया है इन ए वेरी कन्फाइंड स्पेस, बहुत छोटी जगह पे, तो क्या होगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन डेवलप होगा। भाई 2 प्रोटॉन्स होते तब तो चलो चल भी जाता, देयर आर सो मेनी प्रोटॉन्स, 8 10 12 होते हैं प्रोटॉन्स, तो बहुत ज़्यादा रिपल्शन डेवलप होता है। तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता तो क्या होता है फिर, इट वुड हैव डिसइंटीग्रेटेड, है ना। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, सारे प्रोटॉन्स निकल के बाहर भाग जाते हैं, ठीक है। तो देयर मस्ट बी सम फोर्स, है ना। तो क्या होता है, दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज जो होती हैं, दे एक्ट इनसाइड न्यूक्लियस। मैंने बोला ना ये विजिबल नहीं होती, भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर ये न्यूक्लियस के इनसाइड काम करेंगे तो हम कहाँ देख पाएंगे, दे एक्ट इनसाइड न्यूक्लियस, इसलिए हम कभी इसको इनकाउंटर नहीं करते हैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैंने बताया कि आपको बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ग्रेविटी भी आप इनकाउंटर करते रहते हो डे टू डे एक्टिविटी में, बट आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को अभी नहीं देख पाते हो। दे एक्ट इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अगर ये फोर्सेस नहीं होती तो हमारा न्यूक्लियस बाइंड नहीं हो पाता, ठीक है। एंड दे आर ऑब्वियसली कि हमें इनको रिपल्शन को ओवरकम करना है ना। तो ये फोर्सेस कैसी होती हैं, दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर, दीज फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, बट विद टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। किसके बीच में एक्ट करती हैं, दे एक्ट बिटवीन प्रोटॉन्स, दे एक्ट बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एज वेल एज बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं
और आपको पता है न्यूट्रल बॉडीज़ में फोर्स नहीं होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होता, बट ये फोर्स होता है, ठीक है। तो ये सारी फोर्सेज जो इनके बीच में लग रही हैं, अट्रैक्शन की फोर्सेस, ये इनको बाइंड करके रखती हैं, है ना। और ये फोर्सेस ऑब्वियसली बात है कि दे मस्ट बी ग्रेटर दैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, क्योंकि इसको हमें न्यूक्लियस को बाइंड करके रखना है, तो ये फोर्सेस उससे बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो इनके बीच में काम करती हैं एंड दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर टू सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। ये इसके साथ थोड़ा पंगा होता है, या आप आगे पढ़ेंगे कि एक डिस्टेंस होती है ना। अगर ये डिस्टेंस पे प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस, लेट मी राइट आर नॉट, इसकी वैल्यू होती है फर्मी, वो सब आप आगे पढ़ोगे। अगर ये डिस्टेंस एक लिमिट से ज़्यादा है देन इट विल बी अट्रैक्टिव, ठीक है, तभी अट्रैक्ट करेंगे। और इनको बहुत पास ले आएंगे आप, तो इनमें क्या डेवलप हो जाएगा, रिपल्शन, ठीक है। तो मैंने बोला दीज फोर्स आर अट्रैक्टिव इन नेचर अप टू ए सर्टेन डिस्टेंस, ओके। मैं इस स्टेटमेंट को पूरा कर रहा हूँ, दीज अट्रैक्टिव इन नेचर अप टू सर्टेन डिस्टेंस। ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ना, आपको पता करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको बिल्कुल बेसिक सा पढ़ना है, ठीक है। आप आगे क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो आप इन सब पे दिमाग में लगाइए, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अभी हमें इसका बेसिक्स आइडिया लेना है, ठीक है। अप टू सर्टेन डिस्टेंस दीज आर अट्रैक्टिव, और उसके बाद क्या होती हैं, बियॉन्ड आर नॉट, बट इफ डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस इज लेस देन आर नॉट, देन दे आर रिपल्सिव, फोर्सेस रिपल्सिव हो जाती हैं, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि हमें एक्सचेंज थ्योरी होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और उन पार्टिकल्स के एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड मेसॉन्स। इसके बारे में थोड़ा सा 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इनविजिबल से पार्टिकल्स होते हैं, और ये इनके बीच में प्रोटॉन्स के बीच में यहाँ से यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ जाते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इस लेवल पे हमें इतना पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियस के बीच में होती हैं, दे आर अट्रैक्टिव अप टू सर्टेन डिस्टेंस, एंड दे आर द रीजन वाई न्यूक्लियस इज बाउंडेड, है ना। अदरवाइज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स न्यूक्लियस वुड हैव डिसइंटीग्रेटेड, ठीक है। एंड दे आर स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियस भी बात है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं, दिस इज ऑल यू हैव टू नो। एंड मेसॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो पार्टिकल्स का एक्सचेंज हुआ दैट दोज पार्टिकल्स आर एक्चुअली मेसॉन्स, ठीक है। तो दिस ऑल यू हैव टू नो। And now we are moving to next force, that is weak nuclear force. Now we are dealing with weak nuclear force. So what is weak nuclear force? This force is very selective force यार ना, ये नेचर में मतलब ये बोले ना, तो इसको मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे कम होती है, ठीक है। देयर सम एलिमेंट्स विच आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, रेडियो एक्टिव इन नेचर। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं वो पता है, उनमें कुछ जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, यूरेनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यूरेनियम। तो इनसे क्या होता है ना, इनसे कुछ पार्टिकल्स अपने आप निकलते रहते हैं, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, है ना, इनको जो न्यूक्लियस होते हैं दे आर अनस्टेबल। आपको पता है ना एक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, है ना, कि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है। तो जैसे अभी आप आयरन देखिए, है ना, आयरन देखिए, कॉपर देखिए, किसी भी एलिमेंट्स को देखिए, तो नॉर्मली उनके जो न्यूक्लियस होते हैं दे आर स्टेबल, है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, है ना। जैसे आयरन है ना, आयरन को आप पड़ा रहने दीजिए मिलियन ईयर्स तक, तो जितना आयरन होगा उतना ही रहेगा, ठीक है। बट दे आर सर्टेन एलिमेंट्स एंड दीज आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड दे हैव अनस्टेबल न्यूक्लियस, है ना, उनके न्यूक्लियस में स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो टू मेंटेन दैट स्टेबिलिटी, है ना, उस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, टू मेंटेन दैट स्टेबिलिटी दे एमिट सम पार्टिकल्स, है ना, दे एमिट सम पार्टिकल्स। और आप ऐसा समझिए कि इन पार्टिकल्स के निकलने से मतलब कुछ इनके अंदर एक्सेस था, ठीक है, कुछ एक्सेस में था, दैट्स वाई दे वर अनस्टेबल, और उन्होंने उन पार्टिकल्स को निकाल के फेंक दिया एंड नाउ दे आर स्टेबल, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, आप सिर्फ उनके नाम देखिए, वी हैव अल्फा पार्टिकल्स, वी हैव बीटा पार्टिकल्स एंड वी हैव गामा। ये आप नए तरह के सिंबल्स आ गए, ऐसे बनाते हैं अल्फा, और ऐसे बनाते हैं बीटा, और ऐसे बनाते हैं गामा को, ठीक है। अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, ये क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। वी हैव दिस टॉपिक वी विल कवर इन क्लास 12th इन वेरी डिटेल,
ठीक है, कि पार्टिकल्स कौन से निकलते हैं, नॉट न्यूक्लियर फोर्सेस बट नॉट वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, बट अल्फा बीटा गामा के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जस्ट यू हैव टू सम, आप थोड़ा पेशेंस रखिए एंड वी विल गेट टू नो अबाउट दीज पार्टिकल्स। ठीक है, इनके बारे में पता चलेगा। तो होता क्या है कि जब पार्टिकल्स निकलते हैं तो देयर इज सम फोर्स, मतलब भाई पार्टिकल्स निकलेंगे तो कोई फोर्स लगा के निकलेंगे ना, जब कोई चीज़ कहीं से निकलती है ना, तो एनर्जी और फोर्स का एक्सचेंज होता है। तो दिस वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स when beta particles and let me write electrons। तो आप ये समझिए कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स निकल आते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में क्या होता है, वी हैव प्रोटॉन्स एंड वी हैव न्यूट्रॉन्स। अभी तक आपने यही पढ़ा है, मैं भी आपको बताता आया हूँ, बट एक्चुअली वहाँ पे कुछ ऐसी थ्योरी चलती है, थ्योरी का एक्चुअल में ऐसा होता है कि वो कुछ पार्टिकल्स आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उस पर दिमाग नहीं लगाना है आपको सिंपली समझना है कि इन पार्टिकल्स के कन्वर्जन से इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बन के निकल आते हैं। ठीक है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स व्हेन बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस। इतना ही आपको पता होना चाहिए कि दिस इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, कि जब भी बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे तो वहाँ पे जो फोर्स होता है वो फोर्स कैसा होता है, दैट इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। दिस इज ऑल यू हैव टू नो अबाउट न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, बीटा पार्टिकल्स के बारे में हम ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है, अल्फा के बारे में पढ़ेंगे, बट हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एट हायर लेवल, ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी कहाँ पे करेंगे, हायर लेवल पे स्टडी करेंगे, नॉट इन क्लास 12th। ठीक है, तो आपको सिर्फ बेसिक आइडिया लेना था कि यूनिवर्स में कौन कौन से बेसिक फोर्सेज होते हैं। और तो वीक न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के इनसाइड होता है, हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। दिस इज वेरी सेलेक्टिव, इट अपेयर्स ओनली व्हेन बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड एंड व्हेन वी कम टू न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, दिस इज मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ जस्ट दिस फोर्स दैट एटम कैन नॉट डिसइंटीग्रेट, अदरवाइज एटम विल डिसइंटीग्रेट। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी नेचर में हर जगह होता है, वी ऑब्जर्व इट इन डेली लाइफ, एंड दिस फोर्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। अगर ये फोर्स नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन्स बाइंड नहीं। तो देखिए, हर फोर्स के पीछे एक एक्सचेंज थ्योरी होती है, और उस एक्सचेंज की थ्योरी के अकॉर्डिंग वहाँ पे कुछ पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है ना। तो जो यहाँ पे एक्सचेंज होता है पार्टिकल्स का, उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं बोसॉन्स। ठीक है, और ये जो बोसॉन्स नेम पड़ा है इन पार्टिकल्स का, वो एक इंडियन साइंटिस्ट थे एस.एन. बोस, इनके नेम पे पड़ा है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत प्राउड की बात होनी चाहिए, है ना, कि इंडियन साइंटिस्ट के नेम पे ये बोसॉन्स पार्टिकल्स होते हैं जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के बीच में एक्ट करते हैं। और इन्होंने एस.एन. बोस ने इन्होंने आइंस्टाइन के साथ मिलकर कुछ काम किया था, तो इनको रिस्पेक्ट देने के लिए इन पार्टिकल्स का नाम बोसॉन्स रख दिया गया है ना। एंड दीज फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। देखिए, ये फोर्सेज शॉर्ट रेंज होती हैं, भाई ऑब्वियस सी बात है, ये फोर्सेज न्यूक्लियस में एक्ट काम कर रही हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज, है ना। और जो हमारी वो फोर्सेस थी कौन सी, इसमें दोनों फोर्स आ गई हमारी शॉर्ट रेंज में, कौन कौन सी, शॉर्ट रेंज में हमारी न्यूक्लियर फोर्सेस भी आ गए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है उसको भी हम शॉर्ट रेंज बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियस में एक्ट करता है ना। और जो हमारे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं ये भी कैसे होते हैं, दे आर शॉर्ट रेंज। ये फर्मी होता है, फर्मी के बारे में आप पढ़ोगे 10⁻15 के आसपास, तो फर्मी की रेंज जब पार्टिकल्स होते हैं तब ये एक्ट करता है ना। और वो दोनों हमारे लॉन्ग रेंज थे, कौन से, ये आपसे कोई पूछ सकता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था और जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स था, दे आर लॉन्ग रेंज, है ना। देखिए, सन उसको अर्थ को घुमा देता है बहुत दूर से, बहुत दूर से एक्ट करते हैं फोर्सेस। तो फाइनली वी आर डन विथ फोर्सेज, एंड हमने बेसिक्स देख लिया कि फिजिक्स क्या होती है। एंड नाउ विल मूव टू फर्स्ट चैप्टर, दैट इज यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर्स।